हेलो एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है मिशन पॉसिबल ऑनलाइन क्लासेस में, जहां पर आपको उत्तराखंड से संबंधित और बाकी एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराई जाती है और अच्छे से अच्छे नोट्स आपको अवेलेबल कराए जाते हैं। जैसा अभी सभी लोग जानते हैं, वर्तमान में हमारे जो चैनल पर आपको वंदे योगा से संबंधित और शिक्षण अभिरुचि जो कई सारे एग्जाम्स में आपके आती है, उससे संबंधित महत्वपूर्ण टेस्ट सीरीज चलाई जा रही है, जिसकी 5 सीरीज ऑलरेडी आ चुकी है शिक्षण अभिरुचि की। आज हमारी टेस्ट सीरीज नंबर 6 है, जिसका टॉपिक है शैक्षिक प्रयोग, समस्याएं और नवाचार। अगर आपने इससे पहले की टेस्ट सीरीज नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जाके उन्हें एक बार जरूर देखें, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आने वाली अपडेट से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए अब हम बढ़ते हैं आज की टेस्ट सीरीज की तरफ, जिसका टॉपिक मैं आपको बता चुकी हूँ, शैक्षिक प्रयोग चाहे नवाचार है। देखिए, इस टॉपिक के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं वो आपके सामने यहाँ पर हैं। हमारा पहला प्रश्न है, देखिए, राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस क्षेत्र पर मुख्य रूप से जोर दिया गया है, यानी कि ऐसा कौन सा टॉपिक था जिसपे मेन फोकस किया गया था। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए परीक्षा तथा मूल्यांकन, ऑप्शन नंबर बी है व्यवसायीकरण, ऑप्शन नंबर सी है अनुसंधान, और ऑप्शन नंबर डी है आपका निर्देशन। ठीक है ना? तो देखिए, जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में है, जो ऑप्शन करण, ठीक है, इस पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया है, तो बी ऑप्शन आपका सही जवाब हो। आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। कुछ लोगों की यह धारणा है कि गृह कार्य देना आवश्यक नहीं है, क्योंकि, ठीक है, अब देखिए, कुछ लोग ये माने कि बच्चों को जो है होमवर्क नहीं देना चाहिए। ठीक है, क्यों क्यों नहीं देना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है आपका, छात्र गृह कार्य से घर पर भी बच जाते हैं, ऑप्शन नंबर बी है गृह कार्य को परिवार के अन्य व्यक्ति करते हैं, सी है आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, या फिर डी ऑप्शन है छात्र की गृह कार्य करने में रुचि नहीं होती है। तो अब देखिए, कुछ लोग ये क्यों मानते हैं कि आवश्यक नहीं है गृह कार्य देना, क्योंकि ऑप्शन नंबर सी देखिए, क्योंकि आवश्यक उद्देश्य की पूर्ति नहीं करता है, इसीलिए लोगों को लगता है जो गृह कार्य देना, होमवर्क देना है, ये सही नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जवाब होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3, देखिए, को प्रभावी बनाने हेतु शैक्षिक भ्रमण का बड़ा महत्व होता है, क्योंकि देखिए, जब हम स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें कई बार एजुकेशनल टूर्स पे ले जाया जाता है। ये शिक्षण को प्रभावशाली बनाने के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है? ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, छात्र कक्षा कार्य से थककर अन्य कार्य में रुचि लेते हैं, या फिर ऑप्शन नंबर बी है छात्र के अतिरिक्त समय का सदुपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी है कक्षा में पढ़ाई जाने वाली वस्तुओं का वास्तविक अनुभव होता है, या फिर ऑप्शन नंबर डी है छात्र एक दूसरे को भली प्रकार समझते हैं। तो देखिए, इसका ऑप्शन नंबर सी जो है, कक्षा में पढ़ाई जाने वाली वस्तुओं को जब छात्र वास्तविक अनुभव में देखता है, मान लीजिए हमने किसी चीज के बारे में बच्चे को बताया और वही चीज हम उसको दिखाने लेके जाते हैं, तो बच्चे को वो ज्यादा अच्छा लगता है, यानी कि वास्तविक अनुभव करके बच्चे के दिमाग पर उसका ज्यादा प्रभाव पड़ता है, इसीलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब माना जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 अपना। छात्र को अपने ज्ञान को प्रयोग करना होगा, उदाहरण देंगे हम, ऑप्शन नंबर बी है शिक्षण के समय भिन्न उदाहरण पर बल देंगे, ऑप्शन नंबर सी है गृह कार्य पर बल देंगे, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी काम करेंगे। तो देखिए, अगर छात्र के जीवन में नए ज्ञान में नए प्रयोग करना चाहते हैं जीवन में, तो हम क्या करेंगे, शिक्षण के समय में अलग अलग उदाहरण देंगे। ठीक है ना, जो चीज हम पढ़ा रहे हैं उससे रिलेटेड हम कई सारे उदाहरण छात्र के सामने प्रस्तुत करेंगे, जिससे छात्र को अपने ज्ञान को जीवन में प्रयोग करने में सफलता मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। पाठ्य पुस्तक को भली प्रकार याद करने के लिए निम्न में से क्या उचित है? ठीक है, अगर आप अच्छे से याद करना चाहते हैं तो आप क्या करेंगे? पहला ऑप्शन है पाठ्य वस्तु को बार बार दोहराना, ऑप्शन नंबर बी है सही उत्तर पर पुनर्बलन देना, तीसरा ऑप्शन है पाठ्य वस्तु पर कक्षा में प्रश्न हल कराना, या फिर चौथा ऑप्शन है गलत उत्तर पर दंड देना। तो देखिए, अगर आपने कोई चीज पढ़ाई, ठीक है, और उसका जो सही आंसर है उसको अगर आप बार बार रिपीट करेंगे, बार बार उसको फोकस करेंगे, तो बच्चे को वो आसानी से याद हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो है आपका, वो आपका सही जवाब, बलन
देना। अगर बच्चा आपको सही जवाब देता है तो आप उसके लिए क्लैपिंग करवाइए, उसको कोई प्राइज दीजिए जिससे बच्चे को वो आंसर याद रहेगा और बाकी बच्चे भी उसको याद करने के लिए मोटिवेट होंगे। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। छोटे, लंबे और कट शब्दों का सही उच्चारण नहीं कर पाते, आप क्या उपाय करेंगे? ठीक है ना? अगर छोटे बच्चे हैं, वो लंबे शब्दों को और कठिन शब्दों को नहीं अच्छे से बोल पा रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या करेंगे? ऑप्शन नंबर ए है आपका, शब्दों को बार-बार बुलवाएँगे बच्चों से। ऑप्शन नंबर बी है, शब्दों को पहले खंडों में बाँटकर बुलवाएँगे। ऑप्शन नंबर सी है, मिलते-जुलते उच्चारण वाले शब्दों का सहारा लेंगे। या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका कि बी और सी दोनों दोनों सही हैं। तो आपका सही जवाब होगा, देखो बच्चों को हमें क्या करना पड़ेगा, ऑप्शन नंबर बी देखिए कि शब्दों को पहले खंडों में बांटकर बुलवाएंगे और उससे मिलते-जुलते उदाहरण वाले शब्दों का सहारा लेंगे, तो बच्चे क्या है आसानी से कठिन और लंबे शब्दों को भी बोल पाएंगे। तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, यानी कि बी और सी दोनों सही हैं आपके। ठीक है ना? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। पाठ शिक्षण के दौरान आप छात्र से प्रश्न पूछते हैं और उनके समक्ष पाठ्य सामग्री प्रस्तुत करते हैं, क्यों? यानी कि जब आप कक्षा में पढ़ाते हैं तो आप बच्चों से प्रश्न भी पूछते हैं और उसको भी हम पढ़ा रहे हैं चीज भी प्रेजेंट करते हैं, क्यों? ऑप्शन नंबर ए देखिए, इसलिए कि पाठ योजना में इसका वर्णन है। ठीक है? इसीलिए कि बच्चों को भली प्रकार से समझ में आ जाए। ऑप्शन सी है, इसीलिए कि छात्र गृह कार्य स्वयं कर सके। या फिर ऑप्शन नंबर डी, उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से, ताकि उनमें रुचि पैदा हो और वे खुलकर अपनी शंकाओं का समाधान कर लें। तो देखिए आप छात्र से प्रश्न क्यों पूछते हैं या फिर उनके सामने जो भी आप स्टडी मटेरियल पढ़ा रहे हैं उसको प्रेजेंट क्यों करते हैं, ताकि बच्चे उन्हें प्रेरित करने के उद्देश्य से, ताकि आप छात्रों को मोटिवेट कर सके, उनमें इंटरेस्ट पैदा कर सके और वे अपनी जो शंकाएं हैं समाधान आपसे ले सके। ठीक है? तो ऑप्शन नंबर डी आपका इस क्वेश्चन का सही जवाब होगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है? आगे बढ़ते हैं। अपना क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे अब हम। देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सी भाषा शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम बन जाती है? ठीक है? देखिए कौन सी भाषा पे हम फोकस करें कि जो हमारी शिक्षा का सर्वोत्तम माध्यम बन जाए। ठीक है? जिसमें बच्चों को सब कुछ आसानी से समझ में आ जाए। ऑप्शन नंबर ए है आपका राष्ट्रभाषा। ऑप्शन नंबर बी है प्रादेशिक भाषा। ऑप्शन नंबर सी है अंतरराष्ट्रीय भाषा। या फिर ऑप्शन नंबर डी है मातृभाषा। देखिए इसमें सबसे सही ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर डी। अगर आप बच्चों को मातृभाषा में पढ़ाएंगे तो जो छोटा बच्चा होता है वो बहुत बचपन से ही अपनी मातृभाषा से बहुत अच्छे से अपना जो है अपनी मातृभाषा से जुड़ा रहता है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा कि अगर हम मातृभाषा में बच्चों को पढ़ाते हैं तो हमारे लिए सबसे अच्छा माध्यम साबित हो जाती है। ठीक है? क्योंकि इस भाषा से सभी लोग बहुत गहराई से जुड़े हैं। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। हमारी शिक्षा प्रणाली में मुख्य सुधार इसलिए नहीं हो पा रहा, क्यों? क्योंकि देखिए अब क्यों हमारी शिक्षा प्रणाली जो है वो नहीं सुधर पा रही है। पहला ऑप्शन है उदासीन है, यानी कि जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं वो काफी उदासीन है। ऑप्शन नंबर बी है प्रशासन उदासीन है, यानी कि जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है वो भी उदासीन है। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षक उदासीन है, यानी कि हमारे टीचर जो है वो उदासीन है। या फिर ऑप्शन नंबर डी है जो हमारी जनता है वो उदासीन है। तो देखिए राजनीतिक यानी कि पॉलिटिशियन का, एडमिनिस्ट्रेशन का या फिर जनता का उदासीन होने से हमारी शिक्षा व्यवस्था पर उतना फर्क नहीं पड़ता जितना कि शिक्षक के होने से पड़ता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो सबसे सटीक जवाब है कि हमारे शिक्षक उदासीन है, इसलिए हमारी शिक्षा प्रणाली में सुधार नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना? तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए अपना। गृह कार्य अलग अलग बच्चों, यानी कि गृह कार्य को हमें कैसा होना चाहिए जो हमारा होमवर्क है। ठीक है ना? देखिए कैसा होना चाहिए। पहला ऑप्शन है बच्चों की रुचि के अनुसार होना चाहिए। दूसरा ऑप्शन है बच्चों की योग्यता के अनुसार होना चाहिए, योग्यता अनुसार। ठीक है? तीसरा है बच्चों के लिए अलग अलग नहीं होना चाहिए। या फिर ऑप्शन डी है बच्चों के लिए कभी भी एक सा नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? तो देखिए गृह कार्य जो है वो कैसा होना चाहिए ये पूछा गया है। तो देखिए बच्चे की जो योग्यता है ना उसी के अनुसार उसका होमवर्क होना चाहिए। तो ये रुचि के अनुसार तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि बच्चे की रुचि आपको पता है कभी होती है कभी
नहीं होती है काम करने के लिए, ठीक है? और अलग-अलग इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि क्लासरूम में बहुत सारे बच्चे होते हैं, आप हर किसी को अलग-अलग काम नहीं दे सकते। एक सा नहीं होना चाहिए, ठीक है? कभी एक सा नहीं होना चाहिए, ये भी गलत है। तो क्या सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी कि बच्चे की योग्यता के अनुसार होना चाहिए। योग्यता अनुसार है, ठीक है? ये योग्यता स्टार के नहीं, योग्यता के अनुसार होना चाहिए, ठीक है ना? चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए अपना। बच्चों में विचार संजोने की आदत डालने के लिए यानी कि बच्चों में जो थिंकिंग हैबिट है, थिंकिंग प्रोसेस है, उसको बढ़ाने के लिए हमें क्या करना चाहिए? ऑप्शन नंबर ए है उन्हें गृह कार्य देना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी है कक्षा में उनसे कार्य करना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है उनसे निबंध लिखाना चाहिए या फिर ऑप्शन नंबर डी है उनसे वार्तालाप करना चाहिए। अब देखिए हमें क्या करना है, बच्चों में थिंकिंग एबिलिटी अगर डेवलप करनी है तो हमें बच्चों को निबंध लिखवाना चाहिए। उससे क्या होगा, बच्चा खुद से चीजें सोचेगा और उनको जो भी चीज अपनी लाइफ में देखता है या सुनता है समझता है उनको लिखने की कोशिश करेगा। उससे उसकी थिंकिंग एबिलिटी जो होगी वो इनहेंस होगी, ठीक है ना? तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है हमारा प्रश्न नंबर क्वेश्चन नंबर 12। नई तरह की शिक्षा व्यवस्था जैसे मुक्त शिक्षा, पत्राचार शिक्षा आदि का औचित्य है। देखिए हमारी शिक्षा व्यवस्था में बहुत सारी नई चीजें जुड़ गई हैं। शिक्षा व्यवस्था में जैसे मुक्त शिक्षा है, ठीक है, ओपन यूनिवर्सिटी है, पत्राचार है, बहुत सारी शिक्षा के जो जुड़ गए हैं आयाम नए, इनका क्या औचित्य है? ऑप्शन देखिए, ऑप्शन नंबर ए है बेरोजगारी को कम करना। ऑप्शन नंबर बी है निरक्षरता को कम करना। ऑप्शन नंबर सी है शैक्षिक अवसरों की समानता बढ़ाना या फिर ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा में होने वाले खर्च को कम करना, ठीक है? तो देखिए ये इसीलिए बढ़ाया गया है, ये सारी चीजें जो है नए नए आयाम शिक्षा में जोड़े गए हैं इसीलिए, ताकि जो शैक्षिक अवसरों की समानता है वो सबके लिए एक सी हो जाए, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब होगा, ठीक है ना? अब देखिए दूरस्थ इलाकों में कई लोग ऐसे हैं जो शिक्षा नहीं ग्रहण कर पाते हैं किन्हीं कारणों से, तो उन लोगों को अपनी शिक्षा व्यवस्था में समान अवसर देने के लिए ये नई शिक्षा व्यवस्था की कुछ आयाम लागू किए गए हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है हमारा। कुछ वर्षों बाद किताबों को बदल देना चाहिए, क्यों? ठीक है, अब देखिए किताबें जो हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग बदलनी चाहिए, ये पूछा जाए आपसे, ठीक है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए देखिए आप, उसी किताब को पढ़ाते पढ़ाते शिक्षक ऊब जाते हैं इसीलिए किताबें बदल देनी चाहिए, या फिर शिक्षकों को लिखने का अवसर मिलना चाहिए, इसीलिए किताबें बदलनी चाहिए। ऑप्शन नंबर सी है नई किताबों में अधिक चित्र होंगे, इसीलिए बदलनी चाहिए, या फिर इससे ज्ञान में वृद्धि होगी, इसलिए बदलना चाहिए। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि इससे ज्ञान में वृद्धि होगी। देखिए अगर 5 साल बाद, 10 साल बाद या कुछ सालों बाद जो भी एक फिक्स टाइम पीरियड होगा, अगर उस समय बाद किताबों को बदला जाएगा तो उनमें नई चीजें अपडेट की जाएंगी, ठीक है ना? करंट चीजें उस पर अपडेट की जाएंगी जिससे हमारे ज्ञान में वृद्धि होगी, ठीक है ना? अब ये आगे बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में होना चाहिए, ठीक है? अब देखिए प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में क्या होना चाहिए? पाठ का सार, पूरी दृष्टि, प्रस्तावना या फिर अभ्यास, ठीक है? अब देखिए ये आप सभी लोग जानते हैं कि हम कोई भी चीज शुरू करते हैं तो उससे सबसे पहले उस चीज की क्या शुरू होती है? प्रस्तावना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? प्रस्तावना से किसी भी चीज का हम आरंभ करते हैं तो हमारे लिए प्रत्येक पाठ के प्रारंभ में प्रस्तावना का होना आवश्यक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 15। शिक्षा में नवाचार संबंधित है, ठीक है ना? इनोवेशन जो है टीचिंग में वो किस चीज से रिलेटेड है? देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका शिक्षण प्रशिक्षण से। ऑप्शन नंबर बी है पाठ्य पुस्तक से। ऑप्शन नंबर सी है शिक्षा की आवृत्तियों से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है शिक्षा में नवीन प्रयोग से। अब देखिए नवाचार शब्द से आप समझ जाते हैं कि नई चीजें, ठीक है? तो शिक्षा में नए प्रयोग जो होंगे, ऑप्शन नंबर डी देखिए अपना, कि शिक्षा में नवीन प्रयोग जो होते हैं, नए नए जो नवाचार की चीजें कराई जाती हैं वो क्या है? नवाचार से संबंधित है। नए नए जो प्रयोग कराए जाते हैं टीचिंग में वो किससे संबंधित होते हैं? नवाचार से। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा। देखिए जो जो भी क्वेश्चन आपको दिए जा रहे हैं ये काफी सोच समझ के और कई जगहों से छांट के आपको दिए जा रहे हैं।
देखिए जो भी क्वेश्चन है आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कई जगह के सोर्सेस से आपके लिए ये क्वेश्चन जो बार-बार क्वेश्चन जो है एग्जाम में रिपीट होते हैं, वही आपके लिए आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं। तो अगर आपने अभी तक वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है हमारा चैनल, उसे जरूर करें और एक बार वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। देखिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 16, सबसे अधिक विशिष्ट व संकुचित होते हैं, ठीक है ना। कौन सी चीजें हैं जो स्पेसिफिक है और नैरो है? तो क्या क्या है, देखिए ऑप्शन नंबर ए है आपका लक्ष्य, ऑप्शन नंबर बी है अनुदेशात्मक उद्देश्य, ऑप्शन नंबर सी है उद्देश्य और ऑप्शन नंबर डी है उपयुक्त सभी। देखिए सबसे अधिक विशिष्ट और संकुचित होते हैं ये पूछा गया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है यानी कि सभी, लक्ष्य भी होते हैं, अनुदेशात्मक उद्देश्य भी होते हैं और उद्देश्य भी होते हैं। ये सारे के सारे जो होते हैं विशिष्ट और संकुचित होते हैं। तो आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। इस वाले सवाल का क्वेश्चन नंबर 16 का आपका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए अपना, छात्र के चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है, ठीक है। अब देखिए छात्र के चरित्र निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती है? ऑप्शन नंबर ए है आपका धार्मिक शिक्षा की, ऑप्शन नंबर बी है अध्यापक के उपदेशों की, ऑप्शन नंबर सी है महापुरुषों के जीवन गाथा पढ़ाने की, या फिर ऑप्शन नंबर डी है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र। अब देखिए चरित्र निर्माण में सबसे अधिक भूमिका किसकी होगी, ठीक है। धार्मिक शिक्षा की नहीं हो सकती, अध्यापक के उपदेशों की भी बहुत ज्यादा नहीं है, महापुरुषों के जीवन पढ़ाने का भी उतना असर नहीं पड़ता है, जितना असर पड़ता है ऑप्शन नंबर डी का, वो क्या है स्वयं अध्यापक के आदर्श चरित्र की। देखिए किताबों में पढ़ने वाली चीजें किसी भी के भी ऊपर इतना इफेक्ट नहीं डालती हैं जितना हमारे सामने की चीजें। अगर आप टीचर हैं और आपका व्यक्तित्व अच्छा है, आपका जो चरित्र है वो आदर्श है बच्चे के लिए, तो वो आपको फॉलो करे, ना कि किताब में पढ़ी हुई जीवनियों को, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब होगा कि अगर अध्यापक का आदर्श चरित्र है तो वो छात्र के चरित्र निर्माण में काफी हेल्पफुल होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। कक्षा शिक्षण को रुचिकर बनाने का सबसे प्रभावशाली तत्व क्या है? आप अपने क्लासरूम को कैसे इंटरेस्टिंग बना सकते हैं क्लासरूम टीचिंग? पहला है पाठ योजना की हेल्प से, दूसरा है अध्यापक अध्यापक के व्यक्तित्व की हेल्प से, ऑप्शन नंबर सी है शिक्षण विधि से, या फिर ऑप्शन नंबर डी है पाठ्य सामग्री से। तो देखिए हम जो अपना क्लासरूम टीचिंग है उसको इफेक्टिव बनाने का सबसे अच्छा माध्यम है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी यानी कि पाठ्य सामग्री, हमारा जो स्टडी मटेरियल है, ठीक है। अगर वो अच्छा है, वो इंटरेस्टिंग है, बच्चों को उसमें इंटरेस्ट है, तो हम अपनी क्लासरूम टीचिंग को ऑलरेडी काफी इफेक्टिव बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जो है आपका, वो आपका सही जवाब। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। जो छात्र पढ़ने में कमजोर हैं, उनके प्रति आपका क्या दृष्टिकोण होगा? ठीक है, क्लासरूम में अगर कुछ बच्चे कमजोर हैं पढ़ने में, तो आपका क्या एटीट्यूड रहता है उनके लिए? ऑप्शन नंबर ए है उपेक्षाकृत, ऑप्शन नंबर बी है कठोर, सी है दया, या फिर डी है सहानुभूति का। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि सहानुभूति। आप उन ऐसे बच्चों से सिंपैथी रखेंगे जो थोड़ा पढ़ने में कमजोर हैं। अगर आप उनसे सिंपैथी की फीलिंग रखेंगे तो बच्चा कहीं ना कहीं आपसे आके जुड़ेगा, और जो भी जिन विषयों में या जिन चीजों में वो कमजोर है उन चीजों पर आपसे आके डिस्कस करेगा, या फिर आप जो भी चीजें उसको सिखाने की कोशिश करेंगे वो उनको आसानी से सीखेगा। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 और अपने आखिरी प्रश्न की ओर। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में नवाचार है, यानी कि जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है इसमें इनोवेशन क्या है? ठीक है, पहला है अभिक्रमित अनुदेशन यानी कि प्रोग्राम्ड इंस्ट्रक्शन है, ऑप्शन नंबर बी है समूह शिक्षण, ऑप्शन नंबर सी है खुली कक्षा कक्ष, या फिर ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। यानी कि जो हमारी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, ठीक है, टीचिंग लर्निंग की जो प्रोसेस है इसमें नवाचार क्या है, कौन सी चीज है जो नवाचार के अंतर्गत आती है? तो इसको आप पढ़ें और ध्यान से समझने की कोशिश करें और कमेंट के माध्यम से इसका जवाब मुझे जरूर दें। ठीक है, अगर आपको कोई परेशानी होती है तो फिर मैं आपका जवाब कमेंट के माध्यम से आपको दूंगी, लेकिन तब तक आप इसको सोच समझ के इसका जवाब देने की कोशिश करें। आगे आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और अपडेट्स के लिए लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।